अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अलविदा मोहसिन पाकिस्तान, अलविदा। ढूंढोगे मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, एक अहद का इख्तिताम हुआ और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का सर फ़ख्र से बुलंद किया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। और एटमी ताकत बनाने में उनका जो किरदार रहा, जज्बा हुब्बुल वतनी से बस सरशार रहे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या हम उनको उस तरह ट्रिब्यूट पेश कर सके, क्या हम उनकी कदर कर सके, और क्यों हम अपने हीरोज़ को वो मुकाम नहीं देते जो हमें देना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ख़ित्ते में उस वक्त एक एटमी हथियारों की दौड़ चल रही थी। इंडिया हमसे पहले एटमी ब्लास्ट कर चुका था और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने पावर ख़ित्ते में बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को 1998 में एटमी धमाके करवाए और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान किस तरह पाकिस्तान आए, किस तरह उन्होंने मेहनत की, कितना उन्होंने इस पूरे पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में अपना किरदार अदा किया, और जो चीज़ें और जिस तरह के इल्ज़ामात का सामना उनको करना पड़ा, ऐसा क्यों होता है और क्यों हम अपने हीरोज़ को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं और उनकी ज़िंदगी में ही हम उनकी जो ज़िंदगी है वो छीन लेते हैं। मरने के बाद फिर हम उनको प्रोटोकॉल देते हैं, मरने के बाद हम उनकी बात करते हैं, लेकिन उस वक्त गुज़र चुका होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के साथ जो जुड़ी यादें हैं और जो उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुस्लिम उम्मा के लिए, उन पे उनका तज़किरा करेंगे। और ये K21 न्यूज़ का भी खासा रहा और हमारे प्रोग्राम का भी ये खासा है कि हम अपने हीरोज़ को कभी नहीं भूलते और हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करने का सिलसिला हम जारी रखेंगे। आज हम इस पे बात करेंगे और आज उन जो लोगों से बात करेंगे, उन दानिश्वरों से बात करेंगे जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को बहुत करीब से देखा, उनके साथ बैठे, उनके साथ नॉलेज शेयर किया और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़न करने के लिए, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खलील अहमद नैनीताल वाला। आप मुमताज़ दानिश्वर हैं, सनतकार हैं, एम्बेसडर हैं, कॉलमनिस्ट हैं और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन के मैदान में आपका कोई सानी नहीं है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एकेडमिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त इनपुट है। खुश आमदीद कहते हैं खलील साहब आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद इकबाल ख़ान नूरी साहब। आप माहिर तालीम हैं, दानिश्वर हैं और सिंध की डेवलपमेंट के वाले से अगर हम बात करें, एजुकेशन की हम बात करें, और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ आपका भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। खुश आमदीद कहते हैं इकबाल साहब आपको भी प्रोग्राम में। खलील साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। जब एटमी धमाके हुए, कॉन्सेप्ट आया, प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को आप बड़े करीब से जानते हैं, वो प्रेशर कैसा था, वो एहसासात क्या थे और वो जज्बात क्या थे, और किस चीज़ ने उनको पाकिस्तान की तरफ राग़िब किया और उनको इस चीज़ के लिए फ़ोकस किया कि हाँ हमने एटमी धमाके करने हैं और हमने पाकिस्तान को नंबर 1 बनाना है? पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। अब्दुल कदीर ख़ान साहब से 30-32 साल का डायरेक्टली मेरे तजर्बा है मिलने का, और तो एक तरह से मेरे से बुज़ुर्ग थे, लेकिन वो इतने नफीस इंसान थे कि अभी उन्होंने अपनी बुज़ुर्गी का एहसास नहीं दिलाया। सही। इस तरह खलील भाई करके बात करते थे। सही। तो मैं भी डॉक्टर साहब कह के मुखातिब करते थे। जी। तो बताते हैं, जब हमारी केन एकेडमी का 2000 में इफ्तिताह हुआ तो मैंने उनको दावत दी कि जी मेरी एकेडमी का इफ्तिताह करने आप आ जाएं। कहने के नहीं, आप इसको मुकम्मल करा लें फिर मैं आऊँगा, ताकि मैं देखूं कि आपका तालीमी शौक़ और ज़ौक़ क्या है। सही। तो मलीर में हमने पहला पाकिस्तान का बोर्डिंग हाउस बनाया था अपनी फाउंडेशन, केन एकेडमी फाउंडेशन से। सही। कोई पब्लिक का कोई पैसा कोई नहीं, 25 एकड़ का प्लॉट था ठीक। मलीर कैंट के अंदर। तो मैंने 15 महीने में दिन रात, या लिटरली दिन रात 250 मजदूर लगाकर 6 इमारतें बनाई, जिसमें 3 तालीम की थी, 1 एकेडमी की थी, 1 बोर्डिंग हाउस था,
सही। एक जिम था, उसमें एक ऑडिटोरियम रह गया था, क्योंकि ऑडिटोरियम का बनाना बाद में था, जब स्टूडेंट आ जाएंगे तभी ज़रूरत पड़ती थी। तो मैंने सही। इफ्तिताह कर दिया 15 महीने में। तो डॉक्टर साहब को कहा, कहने लगे मुझे यकीन नहीं आ रहा सही। कि तुम्हें 15 महीने में ऐसे इतना ही काम बनाए कर लिया। होगा तुमने। सही। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप आके तो देखें। आए, आके देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा कि भाई इससे अच्छा मैंने पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन नहीं देखा, और इतने कायदे से बनाया है आपने, तो 15 महीने में मैं इसलिए गवाह हूँ कि आपने मुझे कहा था। सही। और मैं मुसलमान हूँ, अगर हिंदू होता और उस मज़हब के ऊपर, जैसे कहते हैं कि जन्म होता है दूसरा दूसरा जन्म तीसरा, होता है, बिल्कुल। अगर मुझे दूसरा जन्म मिलता तो मैं केन एकेडमी में दाखिला लेता। वाह, बड़ा तो कॉम्प्लीमेंट है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। सही। फिर मैंने कहा जी के एकेडमी में आपने ये आखिर में चलिए अब्दुल कदीर खान ऑडिटोरियम का इफ्तिताह कर सही। दीजिए, ये अब हमने बनाना है। ठीक। बहुत खुश हुए, उन्हें आए, देखा, पूरा नक्शा देखा, बहुत खुश हुए। तो जब हम खाने पे बैठे बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको कुछ रेग्रेट है अपने अपने एटमी प्रोग्राम दिया? मैं बस ठीक। कहना खलील भाई मुझे एक रेग्रेट ये है कि मंजिल उन्हें मिले जो शरीके शरीके सफ़र सफ़र न न थे। थे। वाह, बेशक। कहने लगे नाम मेरा, काम मेरा। और उस वक्त तो मेरा ये जूनियर समर मुबारक, समर, डॉक्टर समर मुबारक, yes। और उसको ले आकर आगे खड़ा कर दिया। तो मैं सही। देखता ही रह गया कि ये दुनिया क्या से क्या हो गई है। और नवाज शरीफ को कान भरने वाले ये नज़ीर नाजी साहब हैं अच्छा। कि जी क्रेडिट अपने लाहौर को ही रखो, सही। हमारे पास है एक बंदा, बात कराची ना जाए। बात कराची पे ना जाए कि जी ये सही। क्रेडिट कराची वाले ना ले जाएं। ठीक। तो बस मुझे ये दुख होता है। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ मज़ीद भी आऊँगा और फिर हम ये भी बात करेंगे कि हम अपने हीरोज़ को कंट्रोवर्शियल क्यों बना देते हैं और उनकी ज़िंदगी में ही उनको पे प्रेशर आ जाता है। मोहम्मद इकबाल खान नूरी साहब, आपका भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ तालीम से रहा, फिर डॉक्टर साहब के साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात जो बड़े आपको लगें कि डॉक्टर साहब ने मोटिवेशन थी उनके अंदर, या वो पाकिस्तान को लेकर बहुत सारे सवालिया निशान भी उठे उनकी ज़िंदगी पे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक में भी और पूरे ख़ित्ते में हीरो बना के रखा। तो जज्बात हमारे साथ शेयर करें नाज़रीन के साथ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने एटम बम 1998 में नहीं बनाया, 1998 में धमाका हुआ। ऐसा ही है। ये एटम बम वो 1985-86 बना चुके थे। सही। 1987 में एक सेमिनार में होटल मैरियट इस्लामाबाद में मैं उनके साथ था, तो एक साफी ने पूछा कि साहब हिंदुस्तान के फलाना वज़ीर ने बयान दिया है कि आपने पाकिस्तान एटम बम बना लिया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो उन्हीं की मान लें। उन्हीं की मान लें। मतलब बम उस वक्त तैयार हो चुका था, तैयार हो चुका था। समर खान तो पैदा भी नहीं हुए थे। सही। लेकिन डॉक्टर साहब इस कदर मेहनती आदमी थे, उन्होंने जिस लगन से वो कबूटा लेबोरेटरी से बाहर नहीं निकलते थे। सही। उन्होंने अपने शब रोज़ वहीं गुजार दिए और एटम बम बनाया। और एटम बम बनाया जो बहुत से मगरबी मालिक से सस्ता बनाया। सही। सस्ता बनाया। बल्कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के नाम से मगरबी ममालिक जो हैं वो डरते थे। आज भी कांपते हैं। हाँ। आज भी कांपते हैं, डरते ही थे, कांपते थे। वो कहते थे कि ये शख्स क्या जिन है जिसने ये कौन सी टेक्नोलॉजी से ये एटम बम बना दिया। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जब वो अपना हॉलैंड छोड़ कर आए, सही, सारी टेक्नोलॉजी लेके आए और यहाँ उन्होंने काम शुरू किया। सही वगैरह, लेकिन डॉक्टर साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एश्योरेंस पर ठीक और गुलाम इसहाक खान जैसे मुहिम वतन के सपोर्ट पर और आगा हसन आबदी जैसे फाइनेंसर की सपोर्ट पर सही इस मुल्क को एटम बना के दिया और इतनी हिफाजत को सीने से लगा के रखा। 1998 में जब हिंदुस्तान ने धमाके कर लिए तो अब पाकिस्तान की हुकूमत ने भी सोचा कि हमको धमाके करने चाहिए। तो कदीर खान का बम तैयार है, आप जगह बताएं, हम जाके तो धमाका कर देंगे। और वो चाकरी धमाका हुआ। जिस कद का वो आदमी था,
इस मुल्क में उसके कद का दूसरा आदमी नहीं है। हम वो इज्जत हम उनको क्यों नहीं दे सके? कौम तो आज भी उनके साथ खड़ी है। जो कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई तो क्यों हम अपने हीरोज़ को इस तरह? वो अवामी आदमी थे, मुल्क को कौम के लिए उन्होंने किया। उनके दिल में कौम का दर्द था, एक बच्चे का दर्द था। मुझे कहते थे इकबाल भाई ये बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, हमें तालीम चाहिए। सही। उन्होंने डीजे कॉलेज में तालीम पाई, ठीक। 54 से 58 तक वो डीजे में रहे। फिर उन्होंने उसका कर्ज चुकाया, उन्होंने पूरे कॉलेज को रेनोवेट किया, कमरे बनाए, हॉल बनाए, और अभी 29 फरवरी को 2020 में आखिरी मरतबा डीजे कॉलेज आया। इसके बाद तो कोरोना की हो गई वो। सही। लेकिन वो डीजे कॉलेज से बहुत मोहब्बत करते थे। कराची यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने एक नाम से अब्दुल कदीर खान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाया है। वो इंस्टीट्यूट कराची से काम कर रहा है। आज का सुबह कराची यूनिवर्सिटी में ने भी उनके लिए ताज़ीज़ प्रोग्राम किया था। सही। डॉक्टर साहब कि मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि इनकी सरपरस्ती में सैकड़ों तालीमी इदारे, स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं। सैकड़ों। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसमें खलील साहब किस तरह देखते हैं हम उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी, उनकी जो स्पेशलिस्ट थे जिन चीज़ों के, वो हम उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सके, उनके तजर्बे का हम फ़ायदा नहीं उठा सके? क्या वजह है कि कहाँ गलतियाँ, कहाँ कोताहियाँ हुई, क्यों? मैं आपको एक मुख्तसर तरीन जुमला सुनाता हूँ। जी जी। कि कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया, बिल्कुल बनाया, और अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान बचाया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा लें। इस दौरान बीच में कोई शख्सियत नज़र नहीं आती। सही। जो इतनी मुखलिस हो, सही, और आखिरी दम तक मुखलिस हो। ये ऐसे मोहसिन को हम तकलीफ में रखे हैं। एक वो मोहसिन जो हिंदुस्तान का था, उसको उन्होंने सदर बनाया। मैंने अपने कॉलमों में जिक्र किया है इसका। सही, बिल्कुल किया। और हम कितने बदबख्त हैं कि हमने अपने मोहसिन को नज़रबंद किया हुआ है, उसको अर्श से फर्श पे ले आए हैं। बिल्कुल। और मज़ीद उसको जलील करने पे तुले हुए हैं। देखिए कितना बेहतरीन इंसान, जिसने पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश की, और कोई पैसा ही नहीं दिया, यूँ समझ लें हम मुफ्त में हमारा ये सारा काम हुआ है। सही। वरना अरबों रुपए के लोग बीच में से खा जाते हैं, अपनी लाइफ बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं आपको वो वाक़या भी बता दूं कि पाकिस्तान ने जो कोरिया और ईरान और लीबिया को जो दिए थे एटमी, उसको क्या कहते हैं, राज बनाने, तो वो अब्दुल कदीर खान ने नहीं दिए थे। अब्दुल कदीर खान ने सिर्फ एक्सपर्टीज दिए थे। ये हुकूमतें आपस में तय करती हैं कि हमने क्या किसी के साथ करना है। अब्दुल कदीर खान तो एक तरह से उसके बानी थे, उनका बीच में जाना ज़रूरी था। कोई इतना से छोटी सी टेबल नहीं होती कि जी उठा के दे दिए। बिल्कुल ऐसा ही। ये बहुत बड़े आइटम्स होते हैं, और उनके नाम पर कह दिया मुशर्रफ ने कि जी इन्होंने भेजे हैं, और उनको मजबूर किया कि तुम आओ और क्या कहते हैं माफ़ी मांगो दुनिया से कि जी मैंने ये क्राइम किया था। हालांकि उस वक्त ये गोल्डन वाटर बेचना कोई क्राइम नहीं था। ये सारे यूरोपियन ममालिक एक दूसरे के साथ जो है लगे हुए थे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी बेच रहे थे। अगर हमने मुसलमान मुल्कों को दे दिया तो कौन सा गुनाह? ठीक, ये तो उनका एहसान है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इराक भी बने, मगर मुसलमानों को कोई फलता फूलता देख ही नहीं सकता। सही। खुद बड़े, मैं आपको एक बात मज़े की बताऊं, उन्होंने कहा खलील भाई ये मैं भोपाल का हूँ, भोपाल ने आज तक कोई गद्दार नहीं पैदा किया, और दूसरा आज तक कोई कादियानी नहीं पैदा किया। सही। तो आप हमको गद्दार बना रहे हो? बताएं कितने दुख दुख और अफसोस की बात है। और ये सिलसिला आज से नहीं 47 से ही शुरू हो गया था। हाँ, ये तो उसमें उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहे। देखें, आप देखें नाज़मुद्दीन की कुर्बानियाँ देखें, और वही मैंने कहा ना कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र ना थे। बिल्कुल ऐसे ही है। किस तरह देखते हैं इकबाल साहब, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी उनकी ज़िंदगी में, तो हमने उस तरह फ़ायदा नहीं उठाया जिस तरह उठाना चाहिए था। रिसर्च सेंटर्स कायम करने चाहिए ताकि हम उनको उनकी रूह को सुकून मिल सके कि हाँ वाकई हम एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, हम साइंस पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे एक गुफ्तगू के बाद बताया कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो बिजली की जो इस मुल्क में शॉर्टेज है, किल्लत है, वो इसके लिए कुछ काम करे। और वो उनकी एक्सपर्टीज बम नहीं था, उनकी एक्सपर्टीज मिसाइल टेक्नोलॉजी भी थी
कि उस बम को जाके वहाँ डालना, ये उन्होंने कमाल किया था। ये दुनिया की किसी मुल्क में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो डायरेक्टर कदीर खान ने पाकिस्तान को दी। वो बिजली की किल्लत के हल के लिए कोशा थे, लेकिन उनसे काम नहीं लिया गया। और मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि 2012 में जामे कराची के साबिक तलबा की अंजुमन यूनिकेरियंस का एक फंक्शन था, मैं उसका सदर था। सही। डॉक्टर साहब उसके मेहमान खुसूसी थे। सही। डॉक्टर साहब ने उस दिन बड़ी तफसील से अपने दुख का इज़हार किया। ठीक। मैंने डॉक्टर साहब से कहा तकरीब में अपनी कि डॉक्टर साहब आप आइए इस मुल्क में लोगों लीड कीजिए, आइए आप आगे बढ़िए। 2012 की बता रहा हूँ बात आपको। ठीक। और डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे बाद में कहा यार तुमने क्या कहा, मैंने कहा मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप आएँ और लोग इस मुल्क के लोग आपकी क़यादत में चलने को तैयार हैं। मगर वही बात कि नरंगी सियासत के दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र नहीं थे। खलील साहब, अगर हम बात करते हैं मुहिब वतन सर्टिफिकेट बांटे की, जो आपने पहले भी तज़किरा किया, लेकिन पूरा दौर आपने बताया किस तरह उन्होंने आगाज़ किया और किस तरह रिसर्च वर्क किया। फिर 98 में जब बड़ा प्रेशर था, वो कभी डॉक्टर साहब ने आपके साथ शेयर किया वो कि कैसी, कुछ लोग कहते हैं इसका क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं, कुछ डिफरेंट उसमें, लेकिन पर्सनली आपके साथ उन्होंने क्या चीज़ें शेयर की कि कितना प्रेशर था बैरून नवाज शरीफ को? तो आप ये समझिए कि एक लतीफ़ा आपने सुना होगा कि एक दरिया के किनारे जहाज़ में लोग जा रहे थे। सही। तो एक बच्चा गिर गया। ठीक। तो दूसरे एक देखा लोगों ने, एक बंदा कूदा और बच्चे को निकाल लाया। सही। तो वो पब्लिक बड़े खुश हुई कि भाई आपने इतना ज़बरदस्त काम किया। उसने कहा ज़बरदस्त काम को छोड़ो, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया? तो ये नवाज शरीफ का क्रेडिट ये था कि बस, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप अगर आपने, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, मैंने उनको धमकी दी थी कि अगर आपने अब धमाका नहीं किया तो मैं पब्लिक को ये पेपर आउट कर दूंगा। सही। कि अब जो है पाकिस्तान के साथ गद्दारी शुरू हो गई है। सही। मेरी मेहनत का फल जो है वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ये किसी वक्त भी पाबंदी लगा सकते हैं। ठीक। तब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तैयार हुए। फिर क्लिंटन का फ़ोन आया। ये रात 2 रातें गुजार दी इन्होंने इस सोचने में कि करें या ना करें। तो एक भाई कहता था पैसे फड़ लो, अच्छा, क्योंकि 8 बिलियन मिल रहे हैं। सही। तो दूसरा कहता था हाँ ठीक है। सही। तो वो हाँ करने के लिए जब मैंने देखा कि इनका मूड पैसे की तरफ चला गया है, तो मैंने भी मुंह खोल दिया कि अगर अब आपने किया तो मैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ठीक। तो फिर आपकी इज्जत पता लग जाएगी, क्योंकि कौम मुझ पर भरोसा करेगी, आप पे नहीं करेगी। तो मजबूरन वो धक्के वाला केस बना और वो उन्होंने किया। ठीक। फिर कोशिश कीजिए, हमने तो ये क्रेडिट लेना था क्योंकि नवाज शरीफ के कामों में एक काम का इजाफा हुआ है। सही। वैसे हकीकत यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बिल्कुल तैयार है, दोनों जिंदा हैं। हाँ। पूछे इनके साथियों से, चौधरी शुजात से पूछे, उन्होंने भी मनाया कि जी ये ना करें। फिर जब मुशर्रफ को कहा गया कि जी आपको अब्दुल कदीर खान को दें, क्योंकि ईरान ने बता दिया कि सारी टेक्नोलॉजी तो अब्दुल कदीर खान ने दी है, तो मुशर्रफ साहब तैयार हो गए। सही। अमेरिका की बात मानने के लिए। फिर चंद लोगों ने उनको समझाया कि ये हरकत मत कीजिएगा, पूरा पाकिस्तान सड़कों पे आ जाएगा, ये समझ लें कराची और इस्लामाबाद नहीं। तब मुशर्रफ साहब ने डरकर इनको नज़रबंद कर दिया कि जी, और उनको कह दिया कि जी हमने उनको नज़रबंद कर दिया है, और इनको मजबूर किया कि तुम आओ टीवी पर आकर अपोलोजाइज करो और तब तुम्हारी जान छूटेगी। ठीक, इस पे बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ और मुशर्रफ साहब को ये नौबत क्यों पेश आई, उनको किसने इनके खिलाफ मिसगाइड किया या मिसलीड किया, इस पे बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।